ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो होने वाली हैं अगले 15 से 20 दिन के बीच में। इस बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बनाएंगे और सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो 2 अक्टूबर को अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या में लगेगा, जबकि चंद्र ग्रहण जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है जो कि 17 तारीख को पड़ेगी, तो 17 और 18 के मध्य रात्रि में ये ग्रहण लगने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि ये ग्रहण जो लगेगा चंद्र ग्रहण, सबसे पहले चंद्र ग्रहण लगेगा, उसके साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और अंत होते होते अश्विन शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या तिथि आएगी उस दिन ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इसका मतलब है जो श्राद्ध पक्ष है उसके बीच में ही सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण लगेंगे। तो आइए हम समझते हैं इसका पूरा प्रभाव क्या होगा और पूरे डिटेल में इसको समझते हैं। जो ग्रहण होने वाला है बेसिकली वो सूर्य ग्रहण, पहले चंद्र ग्रहण की बात करें क्योंकि 17 तारीख के मध्यरात्रि से लेकर 18 तारीख के सुबह तक, अगर भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो सुबह 6:10 से 10:34 तक ये ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगने वाला है। देखिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसका एक चरण केवल मीन राशि में होता है और 3 चरण जो होते हैं वो कुंभ राशि में होते हैं। तो मीन राशि में इस बार लग रहा है, यानी चौथे चरण में ये ग्रहण लगेगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा और जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसकी प्रॉपर्टी भी आपको समझना पड़ेगा। इस बार हम ये भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय समय अनुसार ये 18 तारीख को सुबह दिखाई देगा और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ऐसे समय में पड़ रहे हैं कि उस समय भारत में दिखाई नहीं देगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और इसमें किसी प्रकार का सूतक काल मान्य नहीं होगा जो सामान्यतः चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये होने वाला है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता होते हैं रुद्रदेव होते हैं। रुद्रदेव मतलब भगवान भोलेनाथ का ही एक अवतार जिनको रुद्र कहा जाता है, वो इनके हैं। और इनका जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, वो तलवार होता है, या सैया के आगे के जो 2 भाग होते हैं वो पूर्व भाद्रपद का सिंबल होता है। अगर आपको पूर्वार्ध नहीं समझ में आता है तो इससे संबंधित एक पक्षी है बगुला, बगुला को समझिए। बगुला आप जानते हैं कि किस तरीके से एकदम शांत रहता है, आध्यात्मिक दिखाता है, लेकिन जहाँ मौका मिला वहीं पर शिकार कर लेता है। कालपुरुष की बात किया जाए तो कालपुरुष में की जो कुंडली बनती है उसमें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो उसका जो पार्ट होता है जांग के आसपास का जो पार्ट होता है वो आता है। ये एक आँख वाला माना जाता है, इसकी दृष्टि जो है 2 आँख नहीं है, काड़ी दृष्टि कही जाती है। और कलर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको स्लेटी कलर माना जाता है। वनस्पति में भी हम लोग देखते हैं तो आम जो होता है, इससे आप पूरे तरीके से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। आम और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। बगुला को समझिए, आम को समझिए, सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र समझ में आएगा। अब इनकी जो समानता होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं समानता? अनाथ आश्रम में, अस्पताल में, शमशान में, एकांत यानी तंत्र मंत्र में। अगर आप देखिएगा बगुला क्या होता है, एकदम जाता है शिकार करने के लिए और वो एक जगह जल में शांति पूर्वक बैठ जाता है, तो एकांत पसंद है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ये काम कर सकते हैं, जैसे अग्नि रिलेटेड काम कर सकते हैं, वेल्डिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं, शमशान की जो व्यवस्था होता है उससे जुड़ाव होता है, शल्य चिकित्सा का जो काम होता है और पुरोहित का जो काम होता है वो भी इस नक्षत्र का स्वभाव होता है। अर्थात इस नक्षत्र में जन्मे जातक
हालांकि बृहस्पति के नक्षत्र को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये नक्षत्र एग्रेसिव भी होता है। जहाँ तक अकल्ट साइंस के लिए बात किया जाए तो ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा वायलेंट भी हो जाता है। मैंने आपको वही बताया, बगुला से बढ़कर अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए नहीं मिलेगा। तो जहाँ ध्यान लगाया हुआ लगेगा कि एकदम अध्यात्म में जाकर है, और जहाँ पर मौका मिला तुरंत डस लेता है या तुरंत कैप्चर कर लेता है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि बगुला ध्यान लगाता है, ध्यान लगाना भी एक प्रकार से क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी को बताता है। कहीं ना कहीं आप अध्यात्म कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म कर रहे हैं। और ये क्रोधी नक्षत्र है, डिसिप्लिन में रहते हैं और जीवन के पर मतलब डिसिप्लिन में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। मैं पूर्व भाद्र नक्षत्र के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। जब आप उसको प्रॉपर्टी समझिएगा तभी आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली में क्यों लिखा हूँ कि विश्व में थोड़ा सा हाहाकार मचेगा। ये जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन रखने की क्षमता रखते हैं। यानी इस नक्षत्र वाले जितने भी जातक हैं उनको इतना ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि कोई भी परिवर्तन होगा, हर परिवर्तन को परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है वो रखते हैं अपने शरीर में। और शरीर में मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ये स्ट्रांग होते हैं और सदैव अपने परिवार की रक्षा करते हैं। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में फिर से बता दे रहा हूँ, उसके चतुर्थ चरण जो है वो मीन राशि में आता है और चतुर्थ चरण में ही ये ग्रहण लगने वाला है। ये तो सूर्य चंद्र ग्रहण की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है। इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए, जो चंद्र ग्रहण है वो थोड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, दक्षिण अमेरिका वाले पार्ट में दिखाएगा। तो सूर्य ग्रहण जो रहेगा वो आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण इस बार रहने वाला है। और इस ग्रहण को आप अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, अटलांटिक, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो होते हैं आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, और आयरलैंड में इसको देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रहण हो रहा है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो हस्त नक्षत्र में लगने वाला है और जो राशि होगी वो कन्या राशि में है। और मैं पुनः एक बार बता दूं कि दोनों ही ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण है चाहे चंद्र ग्रहण है, दोनों ही भारत में नहीं देख सकते हैं। भारतीय समय अनुसार पड़ेगा, लेकिन आप उसको भारतीय समय अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। मुझे क्या परेशानी दिखाई दे रही है, क्यों विश्व में थोड़ी परेशानी होगी। एक तो युद्ध चल भी रहा है और लगातार आप देखिए यूरोप और पश्चिम देशों में परेशानियां चली रही हैं। तो इस समय यूरोप और पश्चिम एशिया वाले पोर्शन में ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो ये थोड़ा दोनों ही अनुकूल नहीं है उस जगह पर, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये हाहाकार मचाएगा। रात्रि 9:12 और मतलब 9:12 से ये प्रारंभ होगा और लगभग ये रात्रि तक इसका जो प्रभाव रहेगा। हस्त नक्षत्र में क्योंकि ये लगने वाला है, तो हस्त नक्षत्र को आप समझिए, क्योंकि ये हस्त नक्षत्र जो होता है, जैसे हम लोग हाथ की हथेली की बात करते हैं, तो ये चंद्रमा का पोर्शन होता है। हाथ की जो हथेली है वो चंद्रमा है और चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में इसका प्रभाव होगा। चंद्रमा जो होते हैं बड़ी रचनात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं, और हस्त नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो माँ गौरी के समान उनको माना जाता है। यानी हस्त नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, लेकिन माँ गौरी से इनकी समानता की जाती है। और क्योंकि हस्त नक्षत्र कलात्मक और रचनात्मक है, इसलिए इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये चालाक भी होते हैं और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये अच्छे होते हैं। जो भी हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं वो इमोशनल होते हैं। भाई चंद्रमा का नक्षत्र है तो आप इमोशनल होइएगा ही, और लेकिन इमोशनल होने के बाद भी अधिक प्रैक्टिकल सोचते हैं।
मतलब इमोशनल होना ठीक है, चंद्रमा का नक्षत्र इमोशनल रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सोचते हैं। और चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। सुंदरता के प्रेमी होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी इनकी होती है, और इनके बोलने की जो शैली होती है बड़ी अच्छी होती है। ये सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, और लोगों की सोच को बदल सकते हैं। मतलब इतना अच्छा ये बोल देंगे कि सामने वाला जो है वो किसी चीज़ की जो सोच रखा है उस सोच को पूरा बदल सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग हस्त नक्षत्र वाले लोग माने जाते हैं। और सारे मेहनत, क्योंकि हैंड का पोर्शन है, हथेली का पोर्शन है, तो मेहनती होते हैं, और ये फौरन जो भी काम करते हैं उसमें निपुण भी हो जाते हैं और सफलता भी प्राप्त होते हैं। बट थोड़ा सा इनके अंदर सेल्फिशनेस हो जाता है, और ये अपने बारे में सर्वाधिक सोचते हैं। और जब कोई आदमी अपने बारे में ही सोचेगा तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और कई बार नारकोटिक्स एक्शन पर भी ये इनके ऊपर नारकोटिक्स एक्शन वाला प्रभाव भी होता है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये जो ग्रहण लग रहा है बेसिकली चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसी के बीच में जो है, इससे पहले आप थोड़ा सा हस्त नक्षत्र के बारे में समझिए कहाँ पाए जाते हैं। खेत खलियान, चारगाह, बगीचे, हस्तशिल्प के जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उद्योगशाला जो होती हैं, ये उन सभी चीज़ों से रिलेट कर लेते हैं। मतलब ये उनका व्यवसाय आप एक प्रकार से कहिएगा। शिल्पकार होते हैं, क्योंकि शिल्पकार जो होते हैं, या जौहरी, या आप घर में देखते होंगे मिस्त्री आते हैं बनाने के लिए, या जो जिम्नास्टिक का काम करते हैं वो सारे लोग हो सकते हैं। शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग का जुड़ाव जो होता है वो हस्त नक्षत्र के कारण होता है। और हाथ का काम जो होता है उंगलियों से, वो टाइपिस्ट के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भी हस्त नक्षत्र वाले काफ़ी निपुण हो जाते हैं। अब ये ग्रहण जो लगने वाला है, इस बीच में पितृपक्ष होगा, तो पितृपक्ष जो लगेगा इसमें जिनके भी काल सर्प दोष हैं, पितृ दोष हैं, उनको दूर करने का इससे अच्छा समय भारत में आपको नहीं मिलेगा। भारत के लिए ये ग्रहण कहा जाए एक प्रकार से पितृपक्ष पड़ रहा है, तो भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन पश्चिम देशों में जो आग लगी हुई है उसके भड़कने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। भारत के लिए क्यों ये बहुत ज़्यादा परेशानी पूर्वक नहीं है, इसको चार्ट से, कुंडली से भी समझते हैं। देखिए, भारत देश का जो हमारे स्वतंत्र भारत की जो चार्ट बनती है वो वृषभ लग्न का है, और वृषभ लग्न का जो चार्ट है वो केतु और शुक्र की युति बनी हुई थी। लेकिन अब केतु शुक्र 18 को ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे। केतु अपने जगह पर रहेंगे, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और मालव्य नाम के पंच महापुरुष का निर्माण कर देंगे। तो भारत का वैसे ही लग्नेश जो रहेगा, पंच महापुरुष योग बनाने के कारण एक अच्छा राजयोग का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। हालांकि छठवें भाव में रहेंगे, षष्टमेश होकर षष्टम में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो योग है, जो गुप्त शत्रु हैं, उनको ये परेशान करेंगे। और ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इस पितृपक्ष में अगर आप जो भी अपने पितरों को, जिस तरीके से आप त्रिपिंडी दान करते हैं या आप तर्पण करते हैं, वो प्रक्रिया आप लगातार इसमें करते रहिएगा, जिससे कि कोई परेशानी नहीं होगा। बस मुझे परेशानी क्या दिखाई दे रही है, पश्चिम देशों में बहुत सारी परेशानी रहेगी। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझ लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले मेष लग्न की बात करेंगे। तो मेष लग्न में ये दोनों जो ग्रहण लगने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में षष्ठम और द्वादश में पड़ने वाला है। तो इस समय जो चंद्र ग्रहण आपका पड़ेगा वो द्वादश स्थान पे पड़ेगा, तो मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जो शत्रु होंगे वो खत्म होंगे, और रोग आपके जो होंगे इस समय, मानसिक रूप से आप ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। शारीरिक रूप से उतनी परेशानी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादा होगी। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में ये जो ग्रहण पड़ने वाला है आपके पंचम और एकादश में पड़ेगा। तो पंचम का जो ग्रहण रहेगा सूर्य ग्रहण रहेगा। इस समय आपके जो संतान है उनके साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आय के जो क्षेत्र में परेशानी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी और आय अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। मिथुन लग्न की बात किया जाए
तो मिथुन लग्न में एक्सिस पे बन रहा है, चतुर्थ दशम के एक्सिस पे बन रहा है। तो मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, लेकिन कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क लग्न की बात किया जाए तो कर्क लग्न में ये आपके पराक्रम स्थान पे और पितृभाव पे पड़ रहा है, नवम भाव पे पड़ रहा है। तो ये ग्रहण जो रहेगा आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, और इस ग्रहण के कारण जो है थोड़े जिनको एस्थमेटिक है, श्वास लेने की परेशानी, उनको परेशानी रहेगी, और पिता पक्ष से थोड़ी सी चिंता आपको मिल सकती है। जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके लिए द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है, द्वितीय अष्टम का संबंध बनेगा। द्वितीय संबंध जो रहेगा परिवार में कलह उत्पन्न करेगा, और अष्टम में जो ग्रहण लग रहा है इसमें आपको अत्यंत धार्मिक कर देगा। और धर्म को अगर आप मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कल्ट साइंस में विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा कन्या लग्न में, क्योंकि लगन में सप्तम भाव में रहेगा, तो जीवन साथी के साथ परेशानी का आप अनुभव कर पाइएगा और मानसिक पीड़ा ज़्यादा रहेगी। तुला लग्न की बात किया जाए तो तुला लग्न में ये द्वादश और षष्ठम भाव में हो रहा है। तो जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और गुप्त शत्रु यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। इसके अलावा जो तुला लग्न की, तुला के बाद हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, तो वृश्चिक लग्न में ये एकादश और पंचम में पड़ने वाला है। तो एकादश स्थान पर जो है वो आपके आय के साधन को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन आपको मानसिक रूप से काफ़ी परेशानी इस बीच में देगा। आपको जो भी परेशानी है उसके लिए लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, सभी के लिए उस उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये जो ग्रहण लगने वाला है एक्सिस पे फिर लगेगा, तो इसमें आपके कार्य व्यवसाय को लेकर जो है जो पदोन्नति होना था उसमें कुछ रुकावट होगा, और माता पक्ष से थोड़ी सी परेशानी भी रहने वाली है। इसके अलावा मकर लग्न की बात करते हैं तो मकर लग्न में नवम और तृतीय भाव में ये लगने वाला है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी रहेगी, और मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी अभी आप परेशान हो सकते हैं। कुंभ लग्न की बात करें तो ये सीधा लग्न और सप्तम में पड़ेगा, तो इस समय पार्टनरशिप में कोई भी काम ना करें, मानसिक पीड़ा से बचना चाहिए। मीन लग्न की बात किया जाए तो मीन लग्न में ये जो ग्रहण पड़ने वाला है वो आपके लग्न में पड़ेगा, और लग्न में पड़ने के कारण जो कुंभ लग्न है उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। कुंभ लग्न में ये ग्रहण द्वितीय और अष्टम में पड़ने वाला, तो इस समय पूजा पाठ करना, मंत्र तंत्र करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन धन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी। अंतिम लग्न मीन लग्न के लिए बात किया जाए तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये मानसिक ज़्यादा परेशानी देगा, और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद बढ़ाएगा। अब उपाय क्या करना चाहिए? एक तो चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उस समय भले ही भारत में विजिबल ना हो, आपको ओम श्रांग श्रींग श्रौम सा चंद्रमसे नमा का जाप करना चाहिए, जिससे कि दिक्कत खत्म हो। इसके अलावा जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिन लोग को आर्थिक रूप से परेशानी है वो चंद्र ग्रहण के दौरान दारिद्र्य दुख दहनाएं स्रोत का पाठ कीजिए। तो ये था आने वाला समय जो अगले 15-20 दिन के लिए थोड़ा खतरनाक विश्व के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी परिणाम जो आने वाले हैं, ये विधानसभा के परिणाम आएंगे ग्रहण के बाद, तो सत्ता पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और गठबंधन जो बन रही है वही उनका आना कन्फर्म्ड है, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।